जय भीम। मैं सतीश शर्मा समीक्षा टीवी में आज स्वागत करता हूं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बलवीर तलवार जी का। और आज हम जानेंगे उनसे उत्तराखंड के बारे में, विकास के बारे में, उत्तराखंड की राजनीति के बारे में उनके क्या विचार है। तलवार साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ समीक्षा टीवी। धन्यवाद करता हूँ कि आज आपने जो है मुझे अपने कार्यालय में मेरे को मौका दिया ताकि मैं अपनी बात जनता के सामने रख सकूँ। और उसके पश्चात मैं उत्तराखंड की जनता को जो है नमन करता हूँ, इस देवभूमि को नमन करता हूँ जो अभी तक विकास के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। क्योंकि उत्तराखंड का विकास की जब बात आती है तो उत्तराखंड में विकास अभी कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 20 सालों से लगातार सरकारें बदल कर आ रही हैं, कभी कांग्रेस की, कभी बीजेपी की, लेकिन विकास के नाम पे अभी तक कोई यहाँ पे ऐसा कोई कार्य दिखता नहीं है। विकास तब होता, बेरोजगारी दूर होती, किसानों के हित में कोई बात होती, उत्तराखंड के युवाओं के लिए कुछ योजनाएं होती, उत्तराखंड में उद्योगों की स्थापना होती। और इन सब चीज़ों के जब तक इन गांव-गांव तक सड़कों की पहुंच होती, आज भी उत्तराखंड के अंदर कई गांव ऐसे अधूरे पड़े हैं जिसमें कि आज भी किसी महिला को अगर डिलीवरी की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे पहुँचने का साधन नहीं है, उसको कंधों को उठा के, कुर्सियों को उठा के ले जाना पड़ता है अस्पतालों में। और जैसे अस्पतालों में लेके पहुँचते भी हैं तो वहाँ कभी डॉक्टर नहीं होते, कभी दवाइयाँ नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता। उन लोगों को जो है ट्रेन में भागना पड़ता है। तो इसको हम विकास नहीं कह सकते। विकास तो तब होता उत्तराखंड में रहने वाले हर व्यक्ति को उत्तराखंड के अपने ही निवास स्थान के नजदीक ये सारी सहूलतें उसको प्राप्त होती, चाहे वो एजुकेशन की ले लो, चाहे आप स्वास्थ्य की ले लो, चाहे आप खेती की ले लो, चाहे आप के लघु उद्योगों की ले लो, सब पे पानी फिर गया। रोजगार मिलने के बजाय उल्टा उत्तराखंड के रोजगार खत्म हो गए। आप खाली देहरादून को ही ले लीजिए, यहाँ पर 70 कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ थी जो कताई और बुनाई का काम करती थी। आज वो बिल्कुल जमीन पर खत्म है, सिर्फ कागजों में चल रही हैं। वो भी ये जो आपका स्वास्थ्य का लाभ लेने के लिए वो जिंदा रखी हुई है किताबों में, कागजों में। आपको कहीं एक खड्डी नहीं मिलेगी, कहीं आपको एक बुनकर नहीं मिलेगा, कहीं आपको कोई ऐसा रोजगार नहीं मिलेगा। ऐसा ही उत्तराखंड के जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे भी ऐसा ही है। गांव तक अप्रोच रोड नहीं है, सड़कें नहीं है, कहीं कहीं तो बच्चों को गदेरों से पानी में से निकलकर स्कूलों में जाना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसको हम विकास नहीं कह सकते। विकास तब होगा जब हर आदमी को उसकी आवश्यकता के अनुसार उसको हर चीज की प्राप्ति होगी। अब उत्तराखंड पलायन की बात करते हैं। उत्तराखंड से पलायन होने का मेन कारण यही था, शिक्षा का अभाव और स्वास्थ्य का अभाव, जो आज भी 20 सालों से लगातार बना हुआ है। साहब, उत्तराखंड जब यूपी से अलग होकर बना था तो उस समय बात की गई थी कि हम पहाड़ी राज्य हैं और विकास करेंगे। आप उस परिदृश्य से और आज के परिदृश्य में क्या फर्क पाते हैं विकास की दृष्टि से? कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ नाम अलग हुआ है उत्तराखंड का। उत्तराखंड जिस मंशा से बना था, उत्तराखंड को वो आज भी नहीं मिला। जो सरकारें बनी हैं अभी तक वो उसी ढर्रे पे काम कर रही हैं जो ढर्रे पे पहले करती थी। उत्तराखंड पे जो हमारी भौगोलिक स्थितियां हैं वो भौगोलिक स्थितियां बिल्कुल विकट हैं। हमारे यहाँ गाँव छितरे हुए गाँव हैं, हर गाँव में 10 से 20-50 घर हैं और वो भी अलग अलग हैं। एक ग्राम सभा में 5 गाँव हैं तो वो 10 घर किसी उसमें है, 20 घर कहीं पे हैं। तो वहाँ पे तो ये हो ही नहीं पा रहा है। जो अगर शिक्षा को ले लीजिए आप, हमारा मानना ये है कि शिक्षा जो है पहाड़ों में
5वीं तक प्राइमरी तक जो शिक्षा है वो आंगनबाड़ियों के माध्यम से होनी चाहिए। जो गांव में ही आंगनबाड़ी होती है, 5वीं तक बच्चों को वहीं पे शिक्षा मिलनी चाहिए। अगर उनको प्राइमरी स्कूलों में एक से दूसरी ग्राम सभा में जाना पड़ता है, बरसातों के दिनों में कहीं भूस्खलन हो रहे हैं, कहीं गड्ढों में पानी आ रहा है, कहीं पे गाड़ियों का ही प्रबंध नहीं है, तो बच्चे पूर्णकालिक स्कूल में जा ही नहीं पाते। आधे अधूरे समय स्कूल जाते हैं, उससे उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। कभी स्कूल जाते हैं तो बच्चे जाते हैं तो टीचर नहीं होते, और टीचर नहीं पहुंचते कभी तो बच्चे बैठ के वापस आ जाते हैं। अच्छा तलवार साहब, जैसे अभी थोड़े समय पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलेक्शन से ठीक पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री को चेंज किया है। एक नए मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ है और पुराने मुख्यमंत्री जी को विदाई दी गई है। आप इसके बारे में क्या अपना फीडबैक देंगे, आपकी क्या है? देखो, पिछले मुख्यमंत्री जो है TSR चले गए और नए TSR आ गए। बदलाव कुछ नहीं है। जो 4 साल में नहीं कर पाए वो 1 साल में क्या करेंगे। अभी जो नए मुख्यमंत्री आए हैं उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कभी वो जिन्स की बात छेड़ देते हैं तो कभी 20-20 बच्चों की बात छेड़ देते हैं। उससे जो है लोगों को गुमराह करने के अलावा उनके पास कोई प्लान नहीं है। तो वो 6 महीने में कोई जादू का डंडा चलाएंगे और उत्तराखंड का विकास कर देंगे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। नहीं, जो नए मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके बारे में आप जनता की राय है कि वो एक जमीनी स्तर के नेता हैं और ग्राउंड लेवल से उठ के आए हैं, जनता की प्रॉब्लम समझते हैं। उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि सरकार जनता के द्वार पहुंचेगी, अधिकारियों को जनता के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये तो आने वाला समय ही बता देगा। जब आप शिक्षा मंत्री रहे तब इन्होंने क्या कर लिया था। शिक्षा का स्तर वहीं का वहीं है। ये कारगिल की जब लड़ाई हुई थी उस समय आप शिक्षा मंत्री थे यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर, तो इन्होंने तभी क्या विकास किया। उत्तराखंड के स्कूलों की हालत तो 10 की 10 है आज भी। 20 सालों में जो स्कूल पहले चल रहे थे, बल्कि उसमें भी जो है स्कूलों की संख्या कम हो रही है, बच्चों की संख्या कम हो रही है, स्कूल खंडर बन रहे हैं। तो वो जो आदमी एक विभाग का विकास नहीं कर पाया, वो पूरे उत्तराखंड का विकास क्या करेगा। आगामी 2022 के इलेक्शन में उत्तराखंड के अंदर आम आदमी पार्टी का बड़ा प्रचार है। आप उसके बारे में क्या विचार रखेंगे, जनता को क्या बताना चाहेंगे? दिल्ली और देहरादून में बहुत अंतर है। दिल्ली एक लिमिटेड एरिया है और घनी आबादी का क्षेत्र है, वहां पे उन्होंने लोगों को बेवकूफ बना लिया। लेकिन उत्तराखंड के अंदर वो कामयाब नहीं हो सकते कभी भी, क्योंकि उत्तराखंड का जनमानस जो है वो जानता है कि उत्तराखंड की समस्याएं क्या हैं और उनका हल क्या है। हमारे संसाधन दिल्ली से बिल्कुल अलग है। दिल्ली के कमाई के साधन और हैं, हमारे यहाँ कमाई के साधन और हैं। हमारे यहाँ जब तक हमारे जो संसाधन है, उत्तराखंड के संसाधन है, उनका जो सदुपयोग पार्टी नहीं कर पाएगी वो कभी कामयाब नहीं होगी। क्योंकि पिछली दोनों पार्टियां इसीलिए फेल है कि ये पिछली दोनों सरकारें, कांग्रेस और बीजेपी, आज तक उत्तराखंड के संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर पाए। उसका मेन कारण है विकास को अवरुद्ध करने का। हमारे यहाँ भेड़ पालन बहुत बाहुल्य क्षेत्रों में होता है और भेड़ पालन से यहाँ पर ऊन उद्योग की अच्छी इंडस्ट्रियां चलाई जा सकती हैं। इसको लुधियाना की तरह और पानीपत की तरह जो है इसको एक औद्योगिक नगरी बनाया जा सकता है। उलन उद्योग पे इसको जो है एक हब का रूप दिया जा सकता है। और इससे मैं तो ये जानता हूँ कि जो पहले जो भेड़ पालक थे बेचारे, या गांव में जो पेडलूम वगैरह पे या उन पे काम करते थे, वो भी आज अलग होती जा रही है, मुद्दे से अलग हो रहे हैं। मेरा प्रश्न था, आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में प्रवेश हुआ है और वो दिल्ली के विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी सक्सेसफुल रही है या आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के अंदर अपना प्रभाव छोड़ेगी? आप इस बारे में क्या बताएंगे? जो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में किया है, तो उन्होंने उसकी भेदभाव की राजनीति की है। वहाँ पे हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात की है।
हिंदू मुसलमान के झगड़े खड़े करने की बात की है, वो उत्तराखंड में भी वही करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है खास उत्तराखंड के अंदर, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ना ही वो उत्तराखंड के विकास के लिए ललायित है। वो तो सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं और सत्ता हथियाने के बाद तब पता चलेगा यहाँ की ललायित है। वो तो सिर्फ सत्ता हथियाना चाहते हैं और सत्ता हथियाने के बाद नहीं है। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड में क्या भविष्य होगा आपके अनुभव के अनुसार? आम आदमी पार्टी खाता भी नहीं खोल पाई। आगामी 2022 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, थोड़ा उसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शकों को? भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अंदर चुनाव लड़ेगी और 50 सीटों से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी उन लोगों को आगे ला रही है जिन पर कोई दाग नहीं है और वो उसमें ज्यादातर हमारे फौजी भाई हैं रिटायर्ड, जो ईमानदार और अनुशासन वाले लोग होते हैं और कुछ एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको उत्तराखंड की बारे में नॉलेज है, पलायन को कैसे रोका जा सकता है, पलायन पे वो काम कर भी रहे हैं हमारे लोग और उन लोगों को मिला के हम लोग चुनाव लड़ेंगे और उत्तराखंड को एक बेहतर विकल्प देंगे। आप उत्तराखंड चुनाव में अपना चुनावी घोषणा पत्र किस प्रकार से बनाएंगे, कुछ मुख्य मुद्दे बताना चाहेंगे हमारी जनता को कि आप किन मुख्य मुद्दों को सामने रखकर चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैंने अभी पहले भी बात की थी कि उत्तराखंड का विकास तभी संभव है जब तक यहाँ पे शिक्षा का स्तर और स्वास्थ्य सेवाएं सही ढंग से लागू नहीं होती। हमें स्कूलों का जो ढांचा है उसको बदलना पड़ेगा। प्राइमरी तक के बच्चे जो हैं वो इंग्लिश मीडियम से और आंगनबाड़ियों में उनकी पढ़ाई होनी चाहिए और उसके बाद कक्षा 6 से लेकर इंटर कॉलेज तक हर ब्लॉक में जो है बोर्डिंग स्कूल होने चाहिए जहां पर बच्चे रहें और वहीं पे उनकी पढ़ाई हो। क्योंकि उत्तराखंड के अंदर कई जगह ऐसी हैं जहां पे आने जाने के साधन ही नहीं है। एक घंटा 2 घंटे बच्चों को लग जाते हैं कॉलेज तक स्कूल तक पहुंचने में और फिर घंटा 2 घंटे लग जाते हैं उनको वापस आने में। कब तो वो पढ़ाई करेंगे, कब वो थके हुए आते हैं, वो स्कूल में पहुंचते हैं, वहां पे भी थकने के बाद आदमी उतना मन नहीं लग पाता पढ़ाई में। तो इसलिए उन स्कूलों की जो है वो परिकल्पना हमने जो कर रखी है वो ये कर रखी है कि ब्लॉक स्तर पे जो है बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना हो और हर ब्लॉक में 25 से 50 बिस्तरों के स्वास्थ्यालय होने चाहिए जहां पर हर सुविधा उपलब्ध हो, लेके ब्लड टेस्ट से लेके अल्ट्रासाउंड की होनी चाहिए और ये जितनी भी प्राथमिक सुविधाएं हैं वो सारी वहां पे होनी चाहिए जो आज कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं। होने को तो अभी इन्होंने 70 गाड़ियां जो हैं अभी नई इन्होंने कर दी हैं उसके लिए मोबाइल वैन जो है मोबाइल स्वास्थ्य के लिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये उसमें कामयाब हो पाएंगे। उसका कारण है कि खाली वैनों से ही नहीं होता, उसके लिए संसाधन भी चाहिए, उसके लिए डॉक्टर भी चाहिए, उसके लिए दवाइयाँ भी चाहिए। आज जो हॉस्पिटल बना रखे हैं उनमें ना दवाइयाँ हैं ना डॉक्टर हैं, कंपाउंडरों के भरोसे जो है वो अस्पताल चल रहे हैं। तो ऐसे में कैसे विकास होगा? नंबर 2, तीसरा हमारा जो मेन मुद्दा है वो उत्तराखंड की खेती को जो है वो व्यवसाय से जोड़ने का है। उत्तराखंड के अंदर जो हमारी खेती है, क्योंकि वो छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग बटी हुई है, उसका हम चाहते हैं कि उसका उद्यानीकरण हो और उसको उद्योगों से जोड़ा जाए और उसको लघु यूनिटें जो है उत्तराखंड के अंदर लगाई जाएं जिससे पलायन को वहीं का वहीं रोका जा सके। छोटी छोटी इकाइयां लग सकती हैं हमारे यहाँ, उसमें आप फल प्रशोधन को ले लीजिए, अचार मुरब्बे को ले लीजिए, फूड प्रिजर्वेशन को ले लीजिए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वह वन आधारित है। लीसा उद्योग है जो पहले हमारे यहाँ इतना लीसा का काम होता था, आज वो लीसा जो है बिल्कुल खत्म हो गया।
लीसा हमारे यहाँ से बरेली में जाके फिर आवंटित होता है, वहाँ से दूसरी इंडस्ट्रियाँ दूसरे स्टेट उससे कमाई कर रहे। लेकिन हमारे स्टेट की जो अच्छी लीसा उद्योग थे, कोटद्वार में लीसा उद्योग था, आपके काठगोदाम में लीसा उद्योग था, हमारे उत्तरकाशी में लीसा उद्योग था, वो तमाम फैक्ट्रियां जो है वो सारी बंद हो गई हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उसकी प्लानिंग नहीं है। तलवार साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में उत्तराखंड की जनता से एक अपील करूंगा कि वो चकाचौंध को देख के वोट ना दें, वो प्रत्याशी को देख के वोट दें, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो। प्रत्याशी ईमानदार होना चाहिए, वो उस क्षेत्र का परिचायक होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र में क्या समस्याएं है और उन समस्याओं का हल कैसे होगा, तभी इस प्रदेश का भला हो सकेगा। अन्यथा ये सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी और इसी तरह से उत्तराखंड का जो है वो कार्य चलता रहेगा। और आपको अगर उत्तराखंड का सही मायनों में विकास चाहिए तो अपने क्षेत्र के उन प्रतिनिधियों को चुने जो आपको योग्य लगते हैं और जो ये उत्तराखंड के बारे में जानते हैं, जानकारी रखते हैं। उन्हीं लोगों को चुनने में आप लोगों को फायदा होगा। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे आप हमें जिताएंगे तब भी और हमें अगर नहीं जिताएंगे तब भी हम लोग आपके लिए कार्य करते रहेंगे और कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे।